क्या तुम जाना चाहती हो मेरी जान? मेरी मर्जी के बगैर तुम यहां से कैसे जा सकती हो? अभी तो तुम्हें मुझे लैप डांस भी देना है। एक बार सोचो तो, मुझे खुश किए बगैर यहां से जाने के बाद तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? नकुल निहायती बदतमीजी से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा, खींच और ढेर सारी हवस थी। उसकी आंखें तृप्ति के बदन को ऐसे घूर रही थीं, जैसे मानो वो तृप्ति को खा जाना चाहता हो। तृप्ति ने नकुल सिंह जस्सी का यह रूप कभी नहीं देखा था। तृप्ति ने नकुल का हमेशा गुड लुकिंग, इनोसेंट, वेल बिहेव्ड जेंटलमैन वाला रूप देखा था। नकुल हमेशा तृप्ति के सामने इसी रूप में आया था और आज नकुल किसी सड़क छाप गुंडे मवाली की तरह पेश आ रहा था, जिसके कारण तृप्ति पर डर हावी होता जा रहा था। नकुल जस्सी किसी भी सड़क छाप टपोरी से भी ज्यादा घमंडी था। साथ ही उसके बोलने का तरीका भी डरावना और खौफनाक था। उसकी चुभती नजरों से बचने के लिए तृप्ति ने नजरें नीचे कर ली। वहीं तृप्ति को डरा हुआ देखकर नकुल मन ही मन खुश होकर अपने चमचों से बोला, तो लड़कों, ऐसे खड़े खड़े उसे देख क्या रहे हो? आज तुम्हें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसे उठाकर यहां लेकर आओ। आज उसे मेरे लिए डांस करना ही होगा, चाहे उसे पसंद हो या नहीं। नकुल जस्सी ने गुस्से में अपने लड़कों को ऑर्डर दिया, जिसे सुनते ही तृप्ति घबराकर फिर से भागने वाली थी। पर जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, किसी ने उसके लंबे बालों को पकड़कर एक तरफ खींच लिया। चली कहां मेरी जान? आज नकुल हम सब के सामने तुम्हें अपना बनाने वाले हैं। हमें प्यासा छोड़कर कहां भाग सकती हो? तृप्ति फर्श पर पड़ी थी और कमरे में मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंस रहे थे। तृप्ति की आंखों में आंसू थे, पर उसकी आंखें देखकर कोई भी बता सकता था कि खुद को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वो घायल बाघिन की आंखें थी। तृप्ति का ये रूप देखकर नकुल ने अपने सामने रखी बियर की बोतल उठाई और जोर से मेज पर पटक कर तोड़ दी। इसके बाद उसने टूटी बोतल हाथ में ली और तृप्ति को निशाने पर रखकर गरजा, अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो यहीं तेरी आंखें निकालकर हाथ में रख दूंगा। इतना कहकर नकुल अपने एक गुर्गे की तरफ देखकर गरजा, एसिड की बोतल निकाल, और अगर ये बात ना माने तो पूरी बोतल इसके चेहरे पर उड़ेल देना। मैं देख लूंगा ये जिंदल क्या करते हैं। नकुल की बात सुनकर तृप्ति का नाजुक शरीर डर से कांप उठा। वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका था। नकुल उसके बाल पकड़कर उसे खड़ा करने जा रहा था कि तभी किसी ने दरवाजे पर तेज लात मारी, जिससे इतनी तेज आवाज हुई कि एक बार के लिए सभी लोग चौंक गए। तृप्ति की पल भर के लिए जान में जान आ गई। वहीं नकुल और बाकी लोगों के चेहरे पर एक पल को डर दिखाई दे रहा था। मैं आ गया हूं नकुल, दरवाजा खोलो। इतना कहते ही ध्रुव ने दरवाजे पर एक और लात मारी। जैसे ही पता चला बाहर ध्रुव खड़ा है, सभी लड़के उठकर खड़े हो गए। नकुल ने सभी को पहले से ही सब कुछ समझा दिया था। ध्रुव को यहां बुलाकर उसके सामने तृप्ति को बेइज्जत करना, उसके लिए अगर ध्रुव के हाथ पैर भी तोड़ने पड़े तो भी किसी को कोई परहेज नहीं था। नकुल ने ध्रुव को बेइज्जत करते हुए कहा, ध्रुव, अच्छा हुआ तुम आ गए। अंदर आ जाओ। आज मैं तुम्हें एक गजब का परफॉर्मेंस दिखाऊंगा और बदले में तुम मुझे दिखाओगे कि मेरे सामने तुम कितने हेल्पलेस हो। मुझे तुम्हारी आंखों में भी वही दर्द देखना है। इतना कहकर नकुल ने अपने सभी चमचों को समझाते हुए दबी आवाज में कहा, वो बहुत शातिर है, थोड़ा होशियार रहना। तेजा को कॉल दो। तेजा को कॉल कर दो कि ध्रुव बार में मुसीबत खड़ी कर रहा है। तेजा कौन था? तेजा इस एरिया का बिग शॉट था। इसके अलावा वो गैलेक्सी बार का मालिक था, जिसमें इस समय नकुल, तृप्ति और ध्रुव थे। कभी ध्रुव इस बार में पार्ट टाइम काम किया करता था। हालांकि तेजा अपने ओल्ड एम्प्लॉय को देखकर कोई रियायत देने वाला नहीं था। नकुल के गुर्गे ने जवाब दिया, तेजा को पहले ही बता दिया था और वो आता ही होगा। नकुल ने तृप्ति और ध्रुव को यहां बुलाने से पहले ही तेजा के साथ डील कर ली थी। तेजा एक बड़ा गुंडा था। उसके कारण ही पुलिस भी कभी गैलेक्सी बार में नहीं आती थी। उसने अपने चमचे की बात सुनकर नकुल ने मुस्कुराकर कहा,
तो फिर दरवाजा खोल दो, लेकिन थोड़ी होशियारी से। चमचा दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। सभी की नजरें इस वक्त उसे ही देख रही थीं। तृप्ति मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। नकुल अपने चेलों को ध्रुव पर हमला करने के लिए तैयार रहने का इशारा कर रहा था। तृप्ति जमीन पर बैठी नकुल और उसके चमचों को हमले के लिए तैयार देखकर जोर से चीखी, नहीं, प्लीज दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर। तृप्ति को सिचुएशन की गंभीरता का एहसास हो चुका था। वो बार बार अपने हाथ पैर पटकते हुए, सिर हिलाकर चीखती हुई लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार गई। नकुल को तृप्ति पर गुस्सा आ रहा था। वो अपना धैर्य खो चुका था। वो तृप्ति के कारण ध्रुव के साथ मिले इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वो जमीन में बैठकर तृप्ति का मुंह दबाकर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तभी दरवाजा खुल गया और अगले ही पल एक तेज धक्के के कारण नकुल का वो चमचा सीधे अंदर की तरफ गिर गया। ध्रुव सीधे अंदर पहुंचा और उसने देखा कि नकुल ने दोनों हाथों से तृप्ति का मुंह दबा रखा है। ध्रुव ने फुर्ती से बगैर कुछ कहे सीधे नकुल के मुंह पर एक जोरदार लात मार दी। नकुल के आसपास बहुत सारे लोग थे और लगभग सभी ने मार्शल आर्ट की अच्छी ट्रेनिंग ली थी। हालांकि ध्रुव के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। नकुल को जबरदस्त लात पड़ी थी। वो जमीन पर गिर चुका था। ध्रुव ने तुरंत मेज पर रखी टूटी हुई शराब की बोतल उठाई और उसे नकुल के हाथ पर दे मारा। दर्द से नकुल की चीख निकल गई। ध्रुव, बहुत हुआ तेरा। नकुल को उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव उस पर इतना बड़ा हमला कर देगा और वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। नकुल के हाथ से खून निकल रहा था। नकुल ने अपने हाथ की ओर घूर कर देखा और अपने गुर्गों की ओर देखकर गरजाते हुए कहा, मारो इसे मार डालो। क्या इतने लोगों से अकेला भिड़ पाएगा ध्रुव? क्या प्लानिंग की है नकुल ने? तृप्ति, नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है, तुम निकलो, इन्हें मैं संभाल लूंगा। ध्रुव तृप्ति के सामने आकर बोला। तृप्ति जानती थी कि लड़ाई काफी खतरनाक होने वाली थी। वो ध्रुव के लिए डर गई थी। उसने ध्रुव के आगे हाथ जोड़कर कहा, नहीं ध्रुव, प्लीज मुझसे मत लड़ो, चलो यहाँ से। ध्रुव लड़ने में अच्छा नहीं था क्योंकि वो लड़ना नहीं जानता था, पर उसे इतना पता था कि आज जो भी सामने आया वो बच नहीं पाएगा। तभी पीछे से नकुल की आवाज आई, ध्रुव, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ चलाने की? तू यहाँ तो आ गया है पर जा नहीं पाएगा। मैं आज तुझे धीमी और ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि सारी दुनिया याद करेगी। पकड़ो इसे। नकुल जमीन पर पड़ा चीख रहा था। उसकी नाक से खून बह रहा था। वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ से बहता हुआ खून रोकने की कोशिश कर रहा था। वो अभी भी इस बात को सोचकर हैरान था कि ध्रुव इतनी तेजी से आकर पहला कदम उठा लेगा। तृप्ति की नजर जमीन पर पड़े नकुल के खून से सने हाथ पर पड़ी तो उसकी आंखों में नकुल के लिए दया दिख रही थी, जिसे देखकर नकुल को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तृप्ति को देखकर चिल्लाया, तुम देखना तृप्ति जिंदल, आज तुम दोनों को कितनी भयानक मौत मारेंगे। अभी तुम जाना नहीं, अभी तुमको बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। उसकी बात सुनकर ध्रुव गुस्से में दांत पीसने लगा। नकुल ने ध्रुव के सामने तृप्ति को धमकाने की हिम्मत कैसे की? ध्रुव गुस्से में बोला, तू तृप्ति की चिंता मत कर, मैं आ गया हूं। उस दिन की तरह आज फिर तू मेरे पैरों में नाक रगड़ कर जाएगा। तेरे सारे सपने आज फिर टूटेंगे। अपनी बात खत्म कर ध्रुव ने निहाल की ओर देखकर कहा, उसे अंदर बुलाओ। नकुल ने सोचा कि आज उसे कौन रोक पाएगा। जस्सी फैमिली का बैकग्राउंड और उनकी अभी की ताकत को देखते हुए लगता नहीं था कि कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इस समय कोई भी ऐसा नहीं था जो जस्सी फैमिली को छोड़ने या पंगा लेने की हिम्मत करे। लेकिन नकुल ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके कमरे में तेजा खुद आ जाएगा। और तेजा के पीछे हथियार के लिए एक पुलिसमैन भी था। तेजा और पुलिस को देखकर नकुल घबरा गया। वो मन ही मन बोला, तेजा ये यहाँ क्यों आया है? मैंने उससे बाहर नजर रखने के लिए कहा था। तेजा ने अंदर आकर कमरे में नजर डाली और फिर अपने पीछे खड़े पुलिस वालों से कहा, ये रहा सर।
मुझे डर था कि ये मेरे बार में कुछ बुरा करने जा रहा है, इसीलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया था सर। यहां देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बदमाश यहां क्या करने जा रहा था। तेजा की बातें सुनकर नकुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तुम क्या कर रहे हो और पुलिस को यहाँ क्यों लाए हो? नकुल का दिमाग फटने वाला था। नकुल गैलेक्सी बार में आया ही इसीलिए था कि ये एरिया तेजा का था और तेजा के बार में पुलिस नहीं आती थी। और अगर पुलिस कभी आ भी जाए तो या तो तेजा उन्हें पैसे देकर संभाल लेता था या बार में लोगों को पहले ही बता देता था, नहीं तो फायर एग्जिट से लोगों को बाहर निकाल देता था। तेजा का थाने में महीने का पैसा जाता था और वो बार में अपने कस्टमर्स का ध्यान रखता था। इसके अलावा वो जग्गा के खास आदमियों में से एक था और वो अपने गुस्से के लिए जाना जाता था। लेकिन नकुल ने कभी सोचा तक नहीं था कि तेजा अपने सिद्धांतों के साथ ही समझौता कर लेगा और नकुल सिंह जस्सी के साथ भी ऐसा ही करेगा। उसने नकुल और उसके चमचों के साथ धोखा किया था। नकुल तेजा की तरफ से इस तरह के इस धोखे के लिए तैयार नहीं था। साथ ही इतने सालों में उसने कभी पुलिस का सामना नहीं किया था। नकुल ने गैलेक्सी बार के इस कमरे में जो कुछ भी किया वो उसे जेल भेजने के लिए काफी था। इसलिए वो टूटने की कगार पर था। उसकी सारी प्लानिंग फेल हो रही थी। तो नकुल दहाड़ते हुए तेजा से बोला, ये तुम क्या कर रहे हो तेजा? नकुल की बात पर तेजा ने शांत आवाज में कहा, मिस्टर जस्सी, मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि चुपचाप अपनी गलतियों को मान लें। जिद करने या मना करने का कोई मतलब नहीं है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आप अपनी गलतियों के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दीजिए। तेजा ने शांत आवाज से नकुल को समझाते हुए कहा। तेजा का ये रूप नकुल और बाकी लोगों की समझ से परे था। तेजा की लैंग्वेज काफी खराब थी। वो प्यार से भी बात करे तो बिना गाली दिए बात नहीं कर पाता था। आज पुलिस के सामने वो नकुल से इतनी शराफत से बात कर रहा था कि नकुल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। नकुल ने जब देखा कि तेजा भी ध्रुव को मदद दे रहा है तो उसने पूरे गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बाहर में जाओ तेजा। नकुल के पास अपना गुस्सा जाहिर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, पर जवाब में तेजा ने एक शब्द भी नहीं कहा। अगर कोई और दिन होता तो इतनी सी बात पर नकुल पिट चुका होता। इसके अलावा तेजा ने मुड़कर ध्रुव को आंख मार दी। इसी समय नकुल का शक यकीन में बदल गया कि तेजा ध्रुव को सपोर्ट कर रहा था। तेजा ध्रुव का साथ क्यों दे रहा था? नकुल हैरान था। क्या बकवास है? ध्रुव गिल जैसा फटीचर और लूजर तेजा को कैसे जान सकता है? और तेजा उसकी मदद क्यों कर रहा था? नकुल की समझ में नहीं आ रहा था कि तेजा उसके खिलाफ और ध्रुव के लिए इतना फ्रेंडली क्यों बिहेव कर रहा था। यही हाल ध्रुव का भी था। ध्रुव भी हैरान था। तेजा उसे इतनी इज्जत क्यों दे रहा था और तेजा ने उसे आंख क्यों मारी? ध्रुव तेजा को बिल्कुल भी नहीं जानता था। निहाल की मानी तो तेजा इस एरिया का दादा था। इसके अलावा तेजा अपने से जुड़े लोगों के लिए अच्छा था और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। या ये कहें कि तेजा के खिलाफ कोई पुलिस के पास शिकायत करने तक नहीं जाता था। इसके अलावा तेजा ध्रुव की मदद सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो केवल जग्गा का कहा मानता था और जग्गा ने आज उसे ध्रुव का साथ देने को कहा था। तेजा ने जब पुलिस को देखा तो वो तुरंत समझ गया कि उसे आगे क्या करना है। तेजा ने पुलिस के सामने नकुल को बुरा दिखाने और ध्रुव की नजरों में पॉइंट स्कोर करने के लिए कहा, मिस्टर गिल, पहले आपकी गर्लफ्रेंड को वापस भेज देना चाहिए क्योंकि ये जगह लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ लोग ड्रिंक करने आते हैं। जवाब में ध्रुव ने सिर हिलाकर उसे तृप्ति को बाहर भेजने का इशारा किया। तेजा जाहिर तौर पर ध्रुव के लिए ईमानदार था और शायद उसे ध्रुव और जग्गा के बीच के रिश्तों के बारे में पहले से ही पता था। तेजा के वहां से चले जाने के बाद पुलिस ने कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। इससे पहले कि वो जांच कर पाते, पुलिस के कुत्ते के भौंकने से तुरंत सब कुछ सामने आ गया था। क्या मिल गया था स्निफर डॉग को? क्या नकुल सच में फंस चुका था? मिस्टर जस्सी, तुमको हमारे साथ पुलिस स्टेशन तक आना होगा। पुलिस ने ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानते थे कि गैलेक्सी बार में ज्यादातर रईस बाप की बिगड़ैल औलादें आती हैं। क्योंकि नकुल की जेब से बैंड ड्रग्स मिले थे, सबूत मिलने के बाद अब पुलिस उसे सीधा गिरफ्तार कर सकती थी। एक पल में पूरे बार का माहौल बदल गया था। नकुल पहले से ही नशे में था, अब जोर जोर से दहाड़ रहा था।
बार में काफी शोर शराबा था। इसके बावजूद नकुल की आवाज ही सुनाई दे रही थी। भाड़ में जाओ, तुम्हारी मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें शायद पता नहीं कि मेरा बाप कौन है और मेरे पीछे किन लोगों का हाथ है। नकुल लगातार चिल्लाता जा रहा था और उसके हाथ में हथकड़ी लगा दी गई थी। ध्रुव ने उसे चुप कराते हुए कहा, बताओ जरा, तुम्हारे पीछे किसका हाथ है? किसके दम पर तुम इतना उछल रहे हो? ध्रुव ने ठंडी आवाज में कहा। नकुल काफी रिच बिजनेस फैमिली से था और उसे बहुत लाड प्यार से पाला गया था। वो अपने पापा के बिजनेस में इन्वॉल्व होने लगा था, पर फिर भी उसे अभी बहुत कुछ सीखना था। वो अपनी जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों और असफलताओं के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता था। वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकता था। वो अपने पापा जसमीत सिंह जस्सी की तरह फ्लेक्सिबल भी नहीं था। अपनी हार को देखकर वो ध्रुव के पैरों पर गिर गए थे। पर यहाँ नकुल बार के एक कमरे में एक लड़की को फिजिकल असॉल्ट करने और जेब में बैंड ड्रग्स मिलने के बाद भी अपनी गलती मानने की बजाय अभी भी तेजा, ध्रुव और पुलिस को धमकाने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव, तुम ऐसे बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि मेरे पीछे किसका हाथ है? ध्रुव गिल, शायद भूल गए हो कि तुमने जसवंत से वादा किया था कि दोबारा जस्सी फैमिली को नहीं छेड़ोगे। तुम हमें अब और नहीं भड़का सकते। क्या तुम भूल गए कि कैसे तुम्हें कुत्ते की तरह दुत्कार कर एंजल से निकाला गया था? या तुम्हें याद नहीं कि कैसे हमने तुमसे एंजल का कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया था? तुम्हारे जैसे घटिया इंसान का हमसे कोई मुकाबला नहीं है। नकुल अभी भी ध्रुव को उकसाने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव ने नकुल की बातें गंभीर नजरों के साथ सुनी और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम जस्सी फैमिली के लोग मेरे पैरों पर नाक रगड़ कर गए हो, पर जो हुआ सो हुआ। इस समय शायद तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हो। अभी तुमको इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम बहुत लंबा नप गए हो और लंबे समय के लिए जेल जाने वाले हो। जब तुम पहले से ही इतनी बुरी हालत में हो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें अच्छी नहीं लगती। ध्रुव की बात सुनकर शायद नकुल को अपनी हालत का एहसास हुआ। वो नशे में भी था और अपने हाथ पैर पटककर हथकड़ी से आजाद होना चाहता था। मेरे हाथ खोल दो, मुझे जाने दो। तुम लोग मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। इतना कहकर नकुल ने पुलिस को दिल्ली वाली सारी गालियां बकनी शुरू कर दी। पुलिसमैन ने जब देखा कि नकुल हद पार कर रहा है तो नकुल को जमीन पर पटक दिया और उसके शरीर को अपने घुटनों से दबाते हुए कहा, मिस्टर जस्सी, अब आप जो कर रहे हैं उसे पुलिस पर हमला करने का प्रयास माना जा सकता है। सही कहें तो पुलिस के लिए भी नकुल से निपटना आसान नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि जस्सी फैमिली के ऊपर जिन लोगों का हाथ था उनके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल था। कल नकुल के पापा उसे किन लोगों के सामने खड़ा कर देंगे, सोचकर ही पुलिस के हाथ पांव फूले जा रहे थे। और बात केवल इतनी ही नहीं थी। जस्सी फैमिली के टीवी शो फॉल्स एंजल हैज फॉलन के एयर होने के बाद दिल्ली में पावर डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से बदल गया। हालांकि टीवी प्रोग्राम फॉल्स एंजल हैज फॉलन पूरी तरह से फेल रहा, पर नकुल को इन बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था। उस पर अभी भी अपने पापा और पापा के बैकर पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि वो अब कानून से ऊपर है। वो जैसा चाहे वैसा नशा करे, जिस लड़की को चाहे उसे छेड़ सकता है। अपनी फैमिली पावर की गर्मी नकुल के सिर चढ़कर बोल रही थी। तो क्या हुआ अगर मैंने पुलिस पर हमला किया है? इतना कहते ही नकुल जमीन पर पड़ा शराब का ग्लास तोड़कर जोर से चिल्लाया, ध्रुव गिल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हमेशा के लिए जेल में रख पाओगे? मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, मुझे केवल 1 दिन लगेगा। 1 दिन में मैं बाहर आ जाऊंगा। जवाब में ध्रुव ने हंसते हुए जवाब दिया, सच में 1 दिन में वापस आ जाओगे? तुम और तुम्हारी जस्सी फैमिली को लगता है तुम्हारे सर पर बहुत बड़े आदमी का हाथ है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मामले की सीरियसनेस नहीं समझ पा रहे हो। जब तुम्हारे जसवंत सर को पता चलेगा कि तुम इतने घटिया हो कि मुझे छेड़ने और जिंदल परिवार की लड़की के साथ ये हरकत करने जा रहे थे, तो वो तुमको छोड़ेंगे नहीं। फिर तुम और तुम्हारे बाप उनके सामने घुटने टेक कर दया की भीख मांगते रहना। ध्रुव की बात सुनकर नकुल के मुंह से निकला, क्या? जसवंत नकुल के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? दूसरी ओर ध्रुव ने नकुल को आईना दिखा दिया था,
एक फाइनेंशियल ग्रुप का लीडर किसी समाज की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत बड़े लेवल पर इन्फ्लुएंस तो कर सकता है। कई बड़े फाइनेंशियल ग्रुप बिना लोगों की नजरों में आए दसियों अरबों डॉलर के मनी फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो लोग सोसाइटी के स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। जसवंत की सारी मदद और सारा पैसा देने के बाद भी फॉल्स एंजल हैज फॉलन टीवी प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं रहा। इसे आसानी से समझा जा सकता था कि इस प्रोग्राम की विफलता का केवल एक ही कारण था, और वो ये कि प्रोडक्शन को सपोर्ट करने वाला शख्स ज्यादा पावरफुल नहीं था। इसके अलावा दिल्ली के हाई क्लास के लोगों के फॉल्स एंजल हैज फॉलन के इन्वेस्टर के बारे में जानकारी निकालना मुश्किल काम नहीं था। सभी जानते थे कि इस प्रोग्राम की शुरुआत कॉलेज में पढ़ने वाले एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ने की थी। जब ये खबर फैली तो इतना महंगा टीवी प्रोग्राम लोगों के लिए हंसी का पात्र बन गया। कई लोग इस प्रोग्राम के इन्वेस्टर की मूर्खता पर हंस रहे थे, और अगर इन्वेस्टर की बात करें तो वो इस बात से नाराज थे कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट डील निहाल के साथ की थी, ना कि जस्सी फैमिली के साथ। निहाल की कैपेबिलिटी पर किसी को शक नहीं था। अगर जसवंत बीच में ना आता तो शायद ये प्रोग्राम रिकॉर्ड सक्सेस पाता, पर जसवंत ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। उसने जस्सी को सेम प्रोग्राम बनाने के लिए राजी कर लिया और ध्रुव को ब्रॉडकास्टिंग राइट जस्सी को देने के लिए मना कर दिया। अंत में ये टीवी प्रोग्राम पूरी तरह से फेल हो गया। जसवंत एक फाइनेंशियल ग्रुप के लीडर के अलावा और कुछ नहीं था। दूसरे शब्दों में वो गिल फैमिली की संपत्ति पाने के काबिल नहीं था, यानी कि वो कुछ भी कर ले गिल फैमिली का वारिस नहीं बन पाएगा। वहीं ध्रुव गिल फैमिली की संपत्ति और पूरे बिजनेस एम्पायर को हासिल करने और उसका मालिक बनने के लिए सबसे ज्यादा काबिल था। ध्रुव ने नकुल को देखकर पूछा, क्या तुम्हें पता है नकुल, तुम मुझसे क्यों हार गए? ध्रुव ने जब देखा कि नकुल अभी भी अपनी हार को महसूस नहीं कर पाया है, तो ध्रुव ने नकुल से कैजुअली ये सवाल पूछा था। नकुल उत्तर जानने के लिए बेताब था। उसने पूछा, क्यों? क्या नकुल समझ पाएगा कैसे निपटेगा ध्रुव जसवंत से? अब क्या करेगी जस्सी फैमिली? इसलिए क्योंकि तुमने मुझे कमतर आंका था और तुम लोगों ने जसवंत पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर लिया था। ध्रुव जस्सी फैमिली को किसी लायक नहीं समझता था। वो इसलिए क्योंकि ध्रुव अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करना अच्छे से जानता था, और उसकी स्ट्रैटेजी के साथ निहाल का इंटेलिजेंस मिल जाए तो इस दुनिया का सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन कह सकते थे। ये दोनों चाहें तो थोड़े ही समय में पूरी दिल्ली पर अपना अधिकार पा सकते थे। शुरुआत में ध्रुव ने हर कदम को फूंक फूंक कर रखा, क्योंकि उसे चिंता थी कि उसके किसी एक कदम से उसके फैमिली की विरासत का पाने पर असर पड़ सकता था। हालांकि अब वो फ्री था और जो चाहे वो कर सकता था, और इस मोड़ पर आकर ध्रुव से जीतना नामुमकिन था। ध्रुव की बात पर नकुल को अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा था। उसे जसवंत पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने ध्रुव को धमकाते हुए कहा, तुम बहुत जिद्दी हो ध्रुव। अगर तुमने जसवंत सर के बारे में दोबारा एक शब्द भी बोलने की हिम्मत की तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा फॉल्स एंजल हैज फॉलन प्रोडक्शन बंद कर दिया जाएगा, ठीक है? तुम मेरे सामने पावरफुल बनने का नाटक कर रहे हो, लेकिन देखना एक दिन तुम्हें जसवंत सर के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। नकुल की बात सुनकर ध्रुव और निहाल दोनों को हंसी आ गई। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, क्या? ध्रुव ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, नकुल जस्सी, एक दिन शब्द केवल उन लोगों की डिक्शनरी में होता है जिन्हें उम्मीद है कि वो आगे भी जिंदा रहेंगे, लेकिन तुमको शायद पता नहीं कि तुम कल सुबह का सूरज भी नहीं देख पाओगे। ध्रुव की बात नकुल को समझ में नहीं आई। उसने गुस्से में गाली बकते हुए कहा, भाड़ में जाओ, पुलिस के सामने मुझे धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नकुल की बात सुनकर ध्रुव को हंसी आ गई। उसने ही इन पुलिस वालों को बुलाया था। नकुल नशे का आदी था, उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा? ध्रुव ने नकुल के साथ आगे कोई बात नहीं की। उसने निहाल से पुलिस को अंदर बुलाने और नकुल को जेल भेजने के लिए कहा। जब पुलिस नकुल को लेकर चली गई तो ध्रुव ने किसी को फोन मिलाया। फोन के दूसरे छोर पर जसवंत की आवाज सुनाई दी, तुम्हारी मुझे दोबारा कॉल करने की हिम्मत कैसे हुई? जसवंत की भौहें चढ़ गई थी। उसकी आवाज में नाराजगी थी। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जसवंत सर, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा काम किया है।
भले ही ध्रुव जसवंत को हल्के में ले रहा था, लेकिन जसवंत भी कोई साधारण इंसान नहीं था। वो गिल फैमिली के फाइनेंशियल ग्रुप का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर था। उसकी मानसिकता और उसकी कैपेबिलिटीज किसी से छिपी नहीं थी। वो गिल फैमिली के सभी बड़े सदस्यों की नजरों में आ चुका था। लोग उसकी क्षमताओं का लोहा मानते थे। उसने गुस्से में ध्रुव को धमकाते हुए कहा, ध्रुव, अगर तुम जीने से थक गए हो तो मुझे अपना वादा तोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा था कि तुम मेरा रास्ता मत काटना, मैं तुम्हें नहीं जीने दूंगा। जसवंत ने अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, पर फिर भी वो गुस्से में ये सब बोल गया था। पर जवाब में ध्रुव की आवाज और भी ज्यादा गुस्से और नाराजगी से भरी हुई थी। इनफ जसवंत। फिर उसने आगे कहा, मैंने सच में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। शायद तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने जस्सी फैमिली पर इतना भरोसा क्यों किया है। जस्सी फैमिली को तुम्हारा इन्वेस्टमेंट मिलते ही उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, पर उन्होंने अब हद पार कर दी थी। जसवंत ने नाराजगी में भौहें चढ़ाकर रख दी थी। दरअसल वो जस्सी फैमिली के लिए कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। उसका जस्सी फैमिली से कोई लेना देना नहीं था। जसवंत जैसी शख्सियत के लिए जस्सी फैमिली से जुड़ी कोई भी खबर कोई मायने नहीं रखती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जस्सी जैसी हजारों फैमिलीज को जसवंत कंट्रोल करता था। ध्रुव की बात सुनकर जसवंत ने गुस्से में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? जसवंत के चेहरे पर धीरे धीरे पागलपन दिखाई देने लगा था। उसे लग रहा था जैसे ध्रुव का घर जलाने के बाद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। पुलिस नकुल को ले जा चुकी थी, पर कमरे के बाहर जब नकुल ने फोन पर जसवंत की आवाज सुनी तो वो तेजी से मदद के लिए चिल्लाया, जसवंत सर, मुझे बचाइए, प्लीज मुझे बचाओ, ये मुझे मारने की धमकी दे रहा है। नकुल को सुनाने के लिए ध्रुव ने जानबूझकर अपने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया था। नकुल की बात सुनकर ध्रुव ने सख्त आवाज में कहा, मुझे डर है कि तुम्हारे प्यारे जसवंत सर तुमको बचाने के बजाय तुमको मार डालेंगे। नकुल गुस्से से दहाड़ उठा, ये बकवास है, सब झूठ है। जसवंत सर, मुझे बचाओ। वो जसवंत से भीख मांगना नहीं चाहता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि जसवंत से मदद मांगने से उसका अंत अच्छा नहीं होगा। जसवंत जैसे लोग मदद के नाम पर लोगों को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हालात इस मोड़ पर आ चुके थे कि नकुल को जसवंत से मदद मांगनी ही पड़ी, नहीं तो उसका मरना तय लग रहा था। मौका देखकर ध्रुव ने आगे कहा, जसवंत, एक बार जब ये खबर सामने आएगी कि नकुल बार में क्या कर रहा था, तो ये भी पता चल जाएगा कि तुम ही वो इंसान हो जिसने जस्सी फैमिली में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। ध्रुव ने जसवंत से अपनी कोई भी चाल नहीं छिपाई। वो जानता था कि जस्सी फैमिली की बर्बादी के बाद जसवंत का अगला निशाना ध्रुव ही होगा। हालांकि ध्रुव अब आजाद था। उसे अब अपनी पहचान छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा निडर और खतरनाक हो गया था। पर जसवंत को अब भी इसकी परवाह नहीं थी कि ध्रुव क्या कर लेगा। तो क्या? जस्सी फैमिली को मैंने मदद दी, ये कितनी बड़ी बात है? जसवंत ने लापरवाही से कहा तो ध्रुव ने बताया, हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की जानकारी को मिटाना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। पर अफसोस कि गिल फैमिली से जुड़ी किसी भी जानकारी को मिटाना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें फ्री में एक फ्रेंडली रिमाइंडर देना चाहूंगा जसवंत। तुम्हारे बगल में खड़ा हाउस कीपर भी तुम्हारा पर्सनल बटलर नहीं है। वो केवल गिल फैमिली के लिए वफादार है। उसकी मदद से तुम गिल फैमिली के टॉप तक पहुंच सकते हो, पर अपने हर अच्छे बुरे काम के लिए उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अफसोस की बात है ना जसवंत? गिल फैमिली किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले शख्स को अपना वारिस तब तक नहीं मानती जब तक कि उस शख्स के पास अपना रिकॉर्ड छिपाने का कॉन्फिडेंस ना हो। अगर तुम ऐसा न कर पाए तो इससे पता चल जाएगा कि तुम कितने इनकेपेबल हो। जसवंत, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम अपने बटलर के दोस्त बन जाओ या उसके आजीवन दुश्मनी कर लो। पर याद रखना, वो गिल फैमिली का वफादार है, तुम्हारा नहीं। देखा जसवंत, मैंने बात बात में तुम्हें कितने काम की बातें बता दी हैं। तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। ध्रुव की बातें सुनकर जसवंत पूरी तरह से हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था कि उसका आज तक का किया धरा सब बेकार हो गया हो। जसवंत ने हैरानी से पूछा, ध्रुव गिल, तुम इतना कुछ कैसे जानते हो? आखिर तुम हो कौन? Who the hell are you? अब जसवंत की आवाज में डर दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज में अब पहले जैसा एरोगेंस नहीं था। क्या जसवंत को अपना सबक मिल गया था, या ध्रुव के तरकश में और भी कई तीर थे?
जस्सी फैमिली कैसे निपटेगी इस नई मुसीबत से। मैं वो हूं जिसके साथ तुम्हें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था जसवंत। मुझे छेड़कर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे भी देखना है कि तुम इस दुश्मनी को अफोर्ड कर भी सकते हो या नहीं। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गिल फैमिली का होने वाला वारिस और फैमिली के फाइनेंशियल लीडर के बीच बहुत बड़ा अंतर था। फाइनेंशियल ग्रुप के लीडर को बटलर चुनते थे और फैमिली का वारिस अपनी कैपेबिलिटीज प्रूव करने के बाद गिल फैमिली के बड़े लोग चुनते हैं। इन शॉर्ट, लीडर चुना जाता है, वारिस की पोजीशन अपने दम पर हासिल की जाती है। ध्रुव ने जसवंत से आगे कहा। जसवंत, मुझे तुम्हें और भी कुछ बताना है। अगले 10 मिनट में नकुल की कार यमुना ब्रिज से होकर गुजरेगी और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें और भी कुछ समझाने की जरूरत है। क्या? यमुना ब्रिज? फिर से? क्यों? जसवंत ने मन ही मन कहा। उस दिन जसवंत तृप्ति और निशा को जिस पुल पर निशाना बनाने जा रहा था वो यमुना का ब्रिज था। उस दिन ध्रुव ने जसवंत की बात मान ली तो दोनों बहनों की जान बच गई। आज ध्रुव ने जसवंत से फिर से यमुना ब्रिज का जिक्र कर उसे जता दिया कि ध्रुव अपना रिवेंज लेना अच्छे से जानता है। ध्रुव ने आगे कहा। इसके अलावा मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हें जरा सी भी देर नहीं करनी चाहिए। जसवंत, जल्दी करो, मौका हाथ से गया तो अगले शिकार तुम होगे। ध्रुव की बात सुनकर जसवंत ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा। अगला शिकार मैं होऊंगा? जसवंत के होंठों के कोने थोड़े मुड़ गए थे। उसने मन ही मन कहा। मुझे लगता है ध्रुव, तुम उस दिन को भूल गए हो जब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे। तब तुम कैसे दिख रहे थे, और आज तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने इतना आकड़ो। इसके बाद जसवंत खुद को संभाल नहीं पाया और पूरे गुस्से में बोला। बहुत हुआ ध्रुव गिल, चलो देखते हैं कि अंत तक कौन इस खेल को खेल पाता है, कौन जिएगा और कौन मरता है। फैसला हो जाएगा। जसवंत ध्रुव से और बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ध्रुव का फोन काट दिया। इस समय ऑफिस में केवल जसवंत और उसकी 2 सेक्रेटरीज बैठी थीं। इस फोन के आने से पहले जसवंत उन दोनों के साथ रंगरलियां मना रहा था। दोनों अभी भी मूड में थीं। जसवंत सर, अब मेरी बारी है, उसकी एक फीमेल सेक्रेटरी ने सिडक्टिव अंदाज में कहा। पर जसवंत अब मूड में नहीं था। किस्मत अच्छी थी, उसका हाउसकीपर भी इस समय घर पर नहीं था, इसलिए वो चाहता था कि उसने जो भी गड़बड़ की थी किसी को पता चलने से पहले इन सभी से छुटकारा पा ले। तुम दोनों बाहर निकलो, मैं अब तुम्हारे साथ खेलने के मूड में नहीं हूं। जसवंत ने सिगार जलाया और उन दोनों से कहा। बाहर जाओ और जैकी को अंदर बुलाओ। जैकी जसवंत के पर्सनल बॉडीगार्ड्स की टीम का कैप्टन था। जसवंत की सुरक्षा में कुल 5 पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे और वो भी सभी बारी बारी से 24 घंटों उसकी सुरक्षा करते थे। इन बॉडीगार्ड्स में जैकी सबसे वफादार था और उस पर जसवंत सबसे ज्यादा भरोसा करता था। जैकी ने दरवाजा खोला और अंदर आया। सर, आपने मुझे याद किया? जसवंत की बगल में उसकी दोनों सेक्रेटरीज अधखुले कपड़ों में बैठी थीं, पर जैकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इन सब का आदी था। सही कहें तो जैकी ने जसवंत के लिए आज तक कई लड़कियों को राजी किया था। जैकी को देखकर जसवंत ने नकुल को सीधे मौत की सजा सुना दी। यमुना ब्रिज पर नकुल जस्सी को निपटाना है। जैकी ने झुककर जसवंत को भरोसा दिया कि काम हो जाएगा। उसने एक बार भी कारण जानने की कोशिश नहीं की, परंतु सिर हिलाकर कहा, As you wish, sir. जवाब में जसवंत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुझसे टकराने की हिम्मत कैसे हुई, देखते हैं वो कितने समय तक जिंदा रहता है। जैकी सिर झुकाकर चला गया। थोड़ी देर बाद पता चला कि यमुना ब्रिज पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें नकुल बच नहीं पाया। नकुल के साथ साथ बाकी दोनों पुलिस वाले भी मारे गए। 5 मिनट बाद यमुना ब्रिज का ट्रैफिक फिर से नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहीं यमुना ब्रिज पर नकुल को जब पुलिस वाले अपनी कार से ले जा रहे थे, वो नशे में था और लगातार ध्रुव को ही कोस रहा था। ध्रुव गिल, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही बाहर आऊंगा। तुम देखना मैं क्या करता हूँ। ध्रुव गिल, मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा और जिंदल फैमिली का मैं जो हश्र करूंगा उसकी पूरी दिल्ली मिसाल देखेगी। वहीं नकुल की गाड़ी के पीछे निहाल ध्रुव को लेकर जा रहा था। ध्रुव ने नकुल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उसने बस निहाल को समझा दिया था कि नकुल की कार का पीछा करे। निहाल ने ध्रुव को समझाने की बहुत कोशिश की। ध्रुव सर, हमें रुक जाना चाहिए।
क्योंकि थोड़ी देर बाद बहुत खून खराबा हो सकता है। केवल बस 10 मिनट बचे थे और नकुल का जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर जसवंत को जरा सी भी अक्ल होती तो वो नकुल की जान न लेता। उसे ध्रुव ने उकसा दिया था और वो ध्रुव की बातों में आकर नकुल को मरवाने के लिए जाकी को भेज चुका था। ध्रुव ने निहाल को समझाते हुए कहा, डरो मत, हमें उसकी कार से दूरी बनाए रखनी है और कोई इंटरफेयर नहीं करना है। निहाल के पास और कोई चारा नहीं था। ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और आप पीछे बैठें और अपना ध्यान रखें। जिंदल फैमिली के विला के बाहर कई ट्रक ड्राइवर्स कतार में खड़े नजर आ रहे थे। ईशान अंकल और तृप्ति की माँ दरवाजे पर खड़े थे। दोनों एक रियल एस्टेट एनालिस्ट को घूर रहे थे, जो जिंदल फैमिली के लिए फाइनल फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए खास तौर पर बुलाया गया था। उन सभी के चेहरे उदासी और लाचारी से भरे हुए थे। सभी का गुस्सा ध्रुव पर था। उनकी इस हालत का सबसे बड़ा कसूरवार ध्रुव था। जिंदल फैमिली की नजर में ध्रुव एक धोखेबाज, एक ठग था। अगर उस दिन ध्रुव डिनर पर ना आता तो आज जिंदल फैमिली को इतने बुरे दिन ना देखने पड़ते। जिंदल फैमिली अभी भी जस्सी फैमिली के लिए ही काम करती और किसी को कोई परेशानी ना होती। जिंदल फैमिली के पास इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक इसी समय तृप्ति भी घर पहुंच गई। तुम इतनी रात को कहां से आ रही हो तृप्ति? माँ ने हैरानी से पूछा। तृप्ति जानती थी कि वो इस समय अपनी माँ को ये नहीं बता सकती थी कि वो ध्रुव को ढूंढने गई थी और किस मुसीबत में फंस गई थी। ना ही वो माँ को ये बता सकती थी कि उसे उस मुसीबत से बाहर निकालने वाला कौन था। पर सवाल ये था कि वो माँ को क्या बताए। रियल एस्टेट एनालिस्ट क्या करने आया था यहाँ? माँ, मुझे किसी से मिलना था। मैं कॉलेज के पास के बार में गई थी। बहुत सोचने के बाद भी जब तृप्ति को कोई बहाना समझ में नहीं आया तो उसने सच बोलने में ही भलाई समझी। जब ईशान अंकल ने सुना कि तृप्ति बार में गई है तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बार में गई थी तो इतना नर्वस क्यों हो? बार पब की तुलना में ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। वहां जो लोग आएंगे वो अच्छे स्टेटस के होंगे। अपना सोशल सर्कल बढ़ाना है तो ऐसी जगह आना जाना पड़ेगा। तुम सुंदर हो, बेहतर होगा कि तुम इस बात को ध्यान रखो कि ऐसे लोगों से कोई कांटेक्ट न हो जो केवल पैसों के लिए तुम्हारी जैसी लड़कियों के पास आते हैं। साफ था कि ईशान अंकल का इशारा ध्रुव की तरफ था। सभी को लगता था कि ध्रुव ने केवल पैसों के लिए तृप्ति को अपने जाल में फंसाया था। ध्रुव के कारण ही आज जिंदल फैमिली इस हालत में पहुंची है। घर की फाइनेंशियल हालत नाजुक दौर में थी और जिंदल बैंकरप्ट होने के कगार पर थे। इसीलिए तृप्ति ने ध्रुव के पक्ष में कुछ भी नहीं कहा। ईशान की बात सुनकर तृप्ति की चुप्पी देखकर उसकी माँ आस्था ने कहा, उसे दोष देना बंद करो ईशान। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सारी गलती मेरी थी। मैंने उसे अच्छी परवरिश नहीं दी। माँ के चेहरे पर दुख था। उन्हें नकुल की सलाह ना मानने का अफसोस था। तृप्ति की माँ को लगता था कि तृप्ति ही नहीं, वो खुद भी ध्रुव को नहीं समझ पाई। वैसे भी ध्रुव ने जो धोखा दिया उसके लिए तृप्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जिंदल फैमिली के सभी लोग ध्रुव की लच्छेदार बातों में फंस गए थे, जिसमें ध्रुव की सबसे बड़ी सपोर्टर निशा थी, जो पास में ही खड़ी अपनी फैमिली के टोटल एसेट्स को कैलकुलेट कर रही थी। ईशान ने निशा को पहले कंपनी बचाने की सलाह दी थी, पर निशा कंपनी के बजाय अपने सभी घरों को बेचना चाहती थी। निशा को लगता था कि घर बाद में भी खरीदा जा सकता है, कंपनी बाद में नहीं खड़ी की जा सकती है। उन लोगों की बातें सुनकर निशा निराशा में ठंडी आहें भरती हुई बोली, ये सच है कि मैं भी ध्रुव की लच्छेदार बातों में आ गई थी। उसने मेरे सामने जस्सी फैमिली को घुटने पर ला दिया था, पर अब सच्चाई पता होने के बाद मैं उससे पहले से कहीं ज्यादा नफरत करती हूँ, क्योंकि उसने मेरी बहन और पूरी जिंदल फैमिली से झूठ बोला है, हमारे साथ स्कैम किया है। लेकिन उसने ये दावा भी किया है कि उसने हमारे पैसों को एंजल में लगाया ही नहीं था। मतलब कि हमने जो भी पैसा लगाया वो वापस मिल सकता है, और अगर उसकी बात माने तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है ना अंकल? बेशक ईशान का या जिंदल फैमिली का कोई नुकसान नहीं हुआ था। अभी इससे पहले ईशान कोई जवाब देता कि तभी लिविंग रूम में टीवी से आवाज सुनाई दी। जब तृप्ति देखने के लिए आगे बढ़ी तो हैरानी में उसकी चीख निकल गई। टीवी स्क्रीन पर चौंकाने वाली खबरें आ रही थी। ब्रेकिंग न्यूज, आज यमुना ब्रिज पर दिन भर में कई हादसे होते रहे। 2 घंटे पहले ट्रक यमुना ब्रिज से नीचे गिर गया था।
जिसमें ड्राइवर की जान चली गई। अभी थोड़ी देर पहले एक तेज स्पीड वैन पुलिस की कार से टकरा गई और उफनती नदी में गिर गई। बताया जा रहा है कि ये हादसा तब हुआ जब पुलिस एक अपराधी को गैलेक्सी बार से गिरफ्तार कर ले जा रही थी। सीसीटीवी पर देखा जा सकता है कि पुलिस की कार और वो तेज स्पीड वैन एक साथ नदी में गिर गईं और बचाव कार्य जारी है। ये खबर देखकर तृप्ति कांप उठी। ये हादसा उनके हादसे से मिलता जुलता था। न्यूज में जिस पहले हादसे की बात हो रही थी वो तृप्ति और निशा की आंखों के सामने हुआ था, जिसमें दोनों बहनें बाल बाल बची थीं। जल्दी ही जिंदल फैमिली के सभी लोग लिविंग रूम में टीवी के सामने आकर खड़े हो गए थे। तृप्ति को थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया था, क्योंकि आज गैलेक्सी बाहर से केवल एक ही अपराधी पकड़ा गया था। टीवी पर खबर की फुटेज आ रही थी। तृप्ति ने देखा तो तुरंत अपराधी को पहचान लिया। ये तो नकुल है। नकुल को केवल तृप्ति ने ही नहीं बल्कि घर के सभी लोगों ने पहचान लिया था। निशा ने हैरानी से पूछा, नकुल? पर नकुल को पुलिस पकड़कर क्यों ले जा रही थी? निशा काफी कंफ्यूज थी। इस मोमेंट पर तृप्ति चुप न रह पाई। नकुल की मौत की खबर सुनकर तृप्ति वैसे भी थोड़ी शॉक में थी। उसके पास निशा को सच बताने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। आज शाम ध्रुव कुछ लोगों की गैलेक्सी बार में गया था। उनमें से कुछ लोग पुलिस में थे। इत्तेफाक की बात थी कि वहाँ नकुल ड्रग्स ले रहा था। गैलेक्सी बार के ओनर के कहने पर पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। निशा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तृप्ति ने जो नहीं कहा वो निशा को समझ में आ गया था। वहीं ईशान अंकल पूरी बात का मतलब नहीं समझ पाए थे। वो गुस्से में ध्रुव को कोसने लगे। ये ध्रुव बहुत बड़ी मुश्किल बन चुका है। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये जो उसने किया है इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। अपने इकलौते लड़के की मौत पर जस्सी चुप नहीं रहेगा। उसका गुस्सा फूटेगा तो इसका असर हम पर भी पड़ेगा। ये ध्रुव क्या जिंदल फैमिली को बर्बाद करके ही दम लेगा? उधर जसवंत के ऑफिस में जसवंत जैकी का फोन रिसीव कर रहा था। जैकी की बात सुनकर जसवंत के मुंह पर मुस्कान आ गई। जसवंत को जैसे कि पूरा विश्वास था। जैकी बहुत सफाई से अपना काम निपटाता था। जसवंत को जैकी का तरीका पसंद था। ध्रुव का भला जसवंत से क्या मुकाबला? वो जसवंत से कैसे लड़ सकता था? जसवंत के चेहरे पर मुस्कान थी। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ध्रुव गिल, अब तुम क्या करोगे? तुम्हें अभी भी मुझसे लड़ना है? जसवंत ने तुरंत ध्रुव को फोन किया और उसकी आवाज में उसका एरोगेंस साफ झलक रहा था। ध्रुव, मैंने इस मामले को निपटा लिया है। मुझे बताओ मैं तुमको कैसे थैंक्स बोलूं, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ खाली समय है, तो मैं पर्सनली आकर तुमको थैंक्स बोलना चाहता हूं। ध्रुव इस समय यमुना ब्रिज पर ही था। जसवंत की आवाज सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुमको मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। थोड़ा रुककर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, अगर तुमको मुझे धन्यवाद देना ही है तो अपने फोन को खोलो। इस समय वहाँ कई शॉर्ट क्लिप आ रही हैं। तुम जाकर कुछ शॉर्ट्स या रील्स क्यों नहीं देख लेते? इस समय पूरे सोशल मीडिया पर ये रील्स वायरल हो गई हैं। बेशक जसवंत अपनी उम्र के लोगों की तरह शॉर्ट्स या रील नहीं देखता था। वो गिल फैमिली से था। उसके पास इतना समय नहीं था। ध्रुव की बात पर उसने गंदा सा मुंह बनाकर गुस्से में कहा, कमाल है, मरने से पहले भी तुम इतनी जिद कैसे कर सकते हो ध्रुव? ध्रुव ने जसवंत को ऐसी बेकार की सलाह क्यों दी? नकुल की मौत के बाद मामला ध्रुव के हाथ से निकल गया था या हाथ में आ गया था? ईशान अंकल की बात में कितनी सच्चाई थी? क्या करेगी जस्सी फैमिली नकुल की मौत पर? तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। मैं दिल्ली में यमुना नदी के किनारे खड़ा हूँ। मौसम और नज़ारे दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुमसे बात कर मैं इस शानदार शाम को बर्बाद नहीं करना चाहता। जसवंत, जाओ जाकर कुछ शॉर्ट्स रील्स देख लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। रखता हूँ, बाय। इतना कहकर ध्रुव ने फोन रख दिया। जसवंत को ध्रुव की बात का मतलब समझ में नहीं आया था। जसवंत को उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव उससे ऐसे बातें करेगा। इससे भी ज्यादा उसे ध्रुव की बात पर हंसी आ रही थी। वो गिल फैमिली के लीडर को शॉट्स देखने की सलाह दे रहा था। जसवंत को गुस्सा आ रहा था। उसने ध्रुव से मिलने के लिए यमुना ब्रिज जाने का फैसला किया। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, उसने देखा कि उसका स्टाफ आपस में कानाफूसी कर रहा था
और जसवंत को देखते ही संभल कर खड़ा हो गया था। जसवंत थोड़ा हैरान था। ये साफ था कि उसके स्टाफ के पास कुछ ऐसा था जो वो जसवंत से छिपाना चाहते थे। जसवंत ने उन पर नजर डाली और जान लिया कि उनके बीच जरूर कुछ चल रहा है। जसवंत ने गुस्से में एक कर्मचारी को घूरते हुए कहा, मुझे अपना फोन दो अभी। जसवंत की आवाज सुनकर वो कर्मचारी उठा। पार्डन सर। तो जसवंत ने सख्ती से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपना फोन दिखाओ। जसवंत की सख्त आवाज सुनकर वो गरीब कर्मचारी उसे मना करने की हिम्मत ही कैसे कर सकता था। उसने धीरे से अपना फोन जसवंत को दे दिया। जब जसवंत ने फोन देखा तो दहशत में उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। फोन पर YouTube की एक शॉर्ट क्लिप थी। उसे देखने के बाद जसवंत ने अगले वीडियो को स्क्रॉल किया। वहां भी कैप्शन के साथ एक वीडियो दिखाई दे रहा था। वीडियो के बैकग्राउंड में एक दिल को छू लेने वाला गाना बज रहा था। ब्रेकिंग न्यूज। इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि आज यमुना ब्रिज पर जो हुआ वो हादसा नहीं, मर्डर था। किसी ने पुलिस कार में जा रहे एक क्रिमिनल को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को सुपारी दी थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के हमारे 2 निर्दोष पुलिसमैन भी मारे गए। ड्यूटी पर मारे गए हमारे पुलिस वालों को श्रद्धांजलि। जसवंत ने अगले वीडियो को स्क्रॉल किया, जिसमें 30 सेकंड के वीडियो के साथ बैकग्राउंड में एक लड़की की आवाज आ रही थी। जरा सोचिए, वो शख्स कितना क्रूर होगा जिसने यमुना ब्रिज पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार हत्या करने की कोशिश की है। जी हाँ, पुलिस कार को यमुना में गिराने से पहले एक ट्रक ने भी यमुना ब्रिज पर हत्या करने की कोशिश की है। इसे किस्मत ही समझिए कि पहली बार में वो किसी को मार नहीं पाया, इसीलिए वो हत्यारा फिर से वही काम करता है। ऐसी सच्चाई जानने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जसवंत ने अगले वीडियो को स्क्रॉल किया। वीडियो में एक लड़का और एक लड़की। न्यूज रिपोर्टर ने मामले को और भी ज्यादा सनसनीखेज बना दिया था। हम दिल्ली के लोग इस मामले पर तुरंत सीबीआई जांच की मांग करते हैं। ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना आपको देखने में लगता है। कौन है इन हत्याओं का जिम्मेदार? आखिर वो करना क्या चाहता था? क्या इस हत्या के पीछे बहुत बड़ी साजिश है? क्या इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है? कौन है जो हमारे देश के अंदर गड़बड़ी करना चाहता है? पहले तो जसवंत को इस बात से कोई परवाह नहीं थी। उसे सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए केवल एक फोन कॉल करना था और 1 घंटे में ही YouTube से लेकर सभी प्लेटफॉर्म्स से इस तरह के वीडियोस डिलीट हो जाते। पर जसवंत को लग रहा था कि मामला धीरे धीरे पीपल्स मूवमेंट बनता जा रहा है। लोगों ने इस पर 1 घंटे के वीडियोस बना दिए थे। कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स ने तो इसमें पाकिस्तान, CIA और चाइना का हाथ भी बता दिया था। एक ने तो ये दावा किया था कि पुलिस कार में कोई क्रिमिनल नहीं, इसरो के साइंटिस्ट बैठे थे जिन्हें किसी विदेशी एजेंसी ने मरवा दिया था। लोगों का ध्यान इस मामले में था और लग रहा था कि किसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पैसे दिए थे, क्योंकि 10 वीडियो में से 6 या 7 वीडियोस इस मामले पर बात कर रहे थे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल अकाउंट ने भी आगे बढ़कर बयान दिया था कि वो इस मामले की पूरी जांच जरूर करेंगे। ये सच था कि जसवंत गिल फैमिली का हिस्सा था और ये कहा जा सकता था कि दिल्ली में उसे कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अगर भारत सरकार को इस मामले में सफाई देनी पड़ती है तो जसवंत को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। गिल फैमिली की नजर भी इस मामले पर होने वाली थी। जसवंत घबरा गया। उसकी हथेलियों से पसीना आ रहा था। एक वीडियो जिसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे एक वैन पुलिस कार को टक्कर मारने की कोशिश कर रही थी। उस वीडियो को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि तेज स्पीड वैन ने जानबूझकर ये किया है। उस वीडियो में कमेंट्स करने वालों की संख्या 500 मिलियन को पार कर गई थी। सभी का मानना था कि यह हत्या है और ये पूरे इंटरनेट पर बड़ी सनसनी बन गया था। जसवंत डर से कांप रहा था। वो डर और सदमे में काफी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। तभी उस कर्मचारी ने सिर झुकाकर पूछा, मिस्टर गिल, क्या आप मेरा फोन वापस देंगे प्लीज? कर्मचारी ने कांपती आवाज में पूछा। जसवंत ने तुरंत उसका फोन लौटा दिया और तेज कदमों से सीधा अपने कमरे में पहुंचा, अपना फोन निकाला और जैकी को फोन किया। जैकी गधे, क्या तुम ठीक से अपना काम करके आए हो? बेवकूफ, एक काम ठीक से नहीं कर पाते हो। तुमने पुलिस पर हमला क्यों किया? मैंने तुमसे कहा था कि काम सफाई से करना। ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें इसका अंदाजा भी है? जैकी प्रोफेशनल था, इसलिए उसने तुरंत सफाई देते हुए कहा, सर, उस समय हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगर हम कार में घुसकर उसे मारने की कोशिश करते तो और भी ज्यादा मुसीबत पैदा हो सकती थी। वैसे भी आप चिंता मत करिए,
जिन लोगों को मैंने इस काम को अंजाम देने के लिए भेजा था वो सभी यमुना में गिरकर मारे गए हैं। इसके बाद जैकी ने खुद को संभालते हुए कहा, इंटरनेट पर आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो केवल अफवाहें हैं, इसलिए उसे इतना सीरियसली मत लें। साथ ही उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। दरअसल चीजें जैकी की कल्पना से भी परे चली गई थी। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये मामला इतना बड़ा हो जाएगा। जहां एक तरफ जैकी जसवंत को समझाने की कोशिश कर रहा था, वहीं जसवंत की जान निकली जा रही थी। उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि एक दिन उसे ध्रुव जैसे 2 कौड़ी के इंसान की वजह से इस तरह से छिपना पड़ेगा। जसवंत ने हड़बड़ाते हुए जैकी को ऑर्डर दिया, ठीक है, तुम तुरंत यहाँ आओ। मुझे कुछ दिन के लिए दुनिया की नजरों से दूर होना है। तुरंत सारा अरेंजमेंट करो। क्या बच पाएगा जसवंत? कौन बनेगा इस हादसे का जिम्मेदार? क्या मामला 2 दिनों में शांत हो जाएगा या अभी और भी बढ़ेगा? सर, मैंने आपके लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। जैकी ने कहा। अभी जैकी अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि उसका फोन बज उठा। जैकी की नजर अपने फोन पर आने वाले नंबर पर पड़ी तो वो डर से कांप उठा। ये तो स्टोन का नंबर है। स्टोन वो इंसान था जिसे जैकी ने रात नकुल को मारने के लिए भेजा था। माना जा रहा था कि हादसे में नदी में गिरकर स्टोन की मौत हो गई होगी, लेकिन फिर भी आज स्टोन ने जैकी को कॉल की थी। जैकी इस नंबर को देखकर डर गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टोन का फोन पुलिस को मिल गया हो। स्टोन जैसा प्रोफेशनल क्रिमिनल अपना फोन साथ ले जाने की गलती नहीं करेगा। जैकी समझ नहीं पा रहा था कि फोन उठाए या ना उठाए, पर जसवंत के इशारा करने पर जैकी ने फोन उठाकर लाउड स्पीकर पर डाल दिया। स्टोन कॉल कर रहा था। हेलो हाय के बाद जैकी ने कहा, स्टोन, क्या चल रहा है? जैकी ने डर से दहाड़ते हुए पूछा। स्टोन की आवाज में और भी ज्यादा डर दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बताना शुरू किया, जैकी सर, मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन जो लोग नकुल को कार में लेकर जा रहे थे वो नॉर्मल पुलिसमैन नहीं थे। कार के नदी में गिरने के बाद उन लोगों ने हमें बचा लिया था। वो लोग हमें मूर्ख बना रहे थे और उन्होंने हमसे पहले से ही सारी तैयारी कर ली थी, क्योंकि यमुना ब्रिज के नीचे पहले से ही एक वाटर एम्बुलेंस खड़ी थी। नदी में गिरते ही उन लोगों ने हमें निकालकर वहां ही फर्स्ट एड दे दिया। इसके बाद कुछ रुककर स्टोन ने आगे बताया, मानो वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। वो पुलिस बहुत फिट थे और उनके काम करने का तरीका देखकर लग रहा था कि वो शायद आर्मी की स्पेशल फोर्सेस में रहे होंगे। उन्हें हमारा प्लान पहले से ही पता था और वो पूरी तरह से तैयार थे। एक गहरी सांस लेकर स्टोन ने आगे बताया, इसके अलावा एक बात और, कार में जो लोग थे वो सभी लोग जिंदा हैं। उन्होंने जसवंत सर के लिए एक मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा था कि जसवंत से कहना है कि वो जिस सजा का वो हकदार है उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। पूरी कॉल के दौरान जसवंत बातचीत सुन रहा था। सुनते सुनते जसवंत के मन में डर घर करता चला जा रहा था। आखिर क्या चल रहा था? पुलिस की गाड़ी में स्पेशल फोर्सेस के लोग थे। जसवंत और शाकी स्टोन की बातों को इग्नोर नहीं कर सकते थे। स्टोन एक प्रोफेशनल किलर था। अगर वो कह रहा है तो सही कह रहा होगा। स्टोन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए पिछले कई सालों से जैकी के लिए काम कर रहा था। उसकी लड़की की रीढ़ की हड्डी में एक लाइलाज बीमारी थी, जिसके लिए उसे ढेर सारे पैसों की जरूरत थी और उसकी लड़की को जिंदा रखने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी बदलनी थी। इसलिए जैकी स्टोन का पूरा फायदा उठा रहा था। स्टोन जैकी के कहने पर अपनी जान देने को भी तैयार था। मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए काफी कुछ किया है। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो वो सभी मारे जाएंगे। जैकी ने स्टोन से वादा किया कि वो उस लड़की की रीढ़ की हड्डी बदलने के लिए पैसा देगा। इसलिए स्टोन ने अपनी जान देने के लिए एक बार भी नहीं सोचा, लेकिन वो मर नहीं पाया। इससे एक बात और साबित हो गई कि जसवंत का पाला किसी छोटे मोटे इंसान से नहीं पड़ा था। आखिरकार जसवंत पूरी तरह घबरा गया था। उसने गुस्से में खींचते हुए कहा, तुम सब उल्लू के पट्टे हो। मेरे पास नकारे और बेवकूफ लोगों की टीम है। कोई एक काम ठीक से नहीं कर सकता। उसका दिमाग खाली हो गया था और वो गुस्से में कुछ भी बड़बड़ा रहा था। उसे ध्रुव पर भी गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने लोगों के सामने ध्रुव को कुछ नहीं कह सकता था। ऐसा करने से जसवंत की हार सामने आएगी। एक ड्रग लेने वाले को अरेस्ट करने के लिए आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के लोगों को कोई कैसे भेज सकता है? जाहिर है ध्रुव ने सब कुछ प्लानिंग के साथ किया था।
अगर जसवंत ने उस रात नकुल को मारने का प्लान ना किया होता तो कुछ ना होता। इस बारे में सोचते ही जसवंत को याद आया कि ये प्लान भी ध्रुव ने उसके दिमाग में डाला था। इतना बड़ा कदम उठाकर जसवंत अब गिल फैमिली का हिस्सा बनने का मौका खो देगा और साथ ही अब जसवंत खतरे में था। ध्रुव के हर कदम ने जसवंत को ऐसी खाई में गिरा दिया था जहां से वो कभी वापस नहीं उठ पाएगा। उधर सोशल मीडिया पर इस एक्सीडेंट को लेकर इतना आउटरीच मचा था, सही कहीं तो मचवाया जा रहा था कि जसवंत का बचना मुश्किल था। भले ही गिल फैमिली के नाम पर जसवंत मामले को थोड़ा खींच सकता था, पर अगर सच्चाई सामने आ जाती तो जसवंत का क्राइम भी प्रूव हो जाता और अंत में जसवंत को हत्या के लिए सजा सुनाई जाती। छोटी छोटी क्लिप्स पूरे इंटरनेट पर अभी शेयर की जा रही थी। 800 मिलियन नेटिजन्स हत्यारे का पता लगाने की मांग कर रहे थे। जसवंत इतने गुस्से में था कि उसने अपने फोन को फर्श पर पटक दिया। वो जोर से चिल्लाया, चीजें ऐसे कैसे बदल सकती हैं? ये कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। जैकी, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? जसवंत की सारी गर्मी उतर चुकी थी। अब उसका पहले जैसा दबंग अंदाज नहीं था। जैकी ने समझाया, सर, इसे संभालना आसान नहीं है। सबसे पहले आप खुद को शांत करो और फिर ठंडे दिमाग से सोचते हैं। जैकी ने जसवंत के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन आज तक कभी भी किसी ने उसे इस तरह से रोने पर मजबूर नहीं किया था। जैकी ने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि इसे निपटाना वाकई मुश्किल था। 800 मिलियन लोग मिलकर मांग उठा रहे थे, इसलिए ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया था। जैकी ने आगे कहा, हमारे पास केवल एक ही तरीका है। ध्रुव से मिलकर नेगोशिएट करते हैं कि वो इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी न फैलाए। सही कहें तो जैकी और भी ज्यादा निराश था। स्टोन उसके खास आदमियों में से एक था। वो स्टोन को बहुत अच्छी तरह से जानता था। स्टोन ने अगर जैकी को फोन किया था तो इसका मतलब साफ था कि उसने सब कुछ कबूल कर लिया होगा। इसके अलावा जैकी को यह भी नहीं पता था कि ध्रुव कितना खतरनाक है और आगे क्या करने वाला है। जिसने स्टोन जैसे प्रोफेशनल इंसान को उसका गुनाह कबूल करने पर और जसवंत को फोन करने के लिए मजबूर कर दिया था, वो कितना खतरनाक हो सकता था। इन शॉर्ट, ध्रुव को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। जैकी की सलाह सुनकर जसवंत का चेहरा बिगड़ गया। उसने गुस्से में कहा, तुम चाहते हो कि मैं ध्रुव से रहम की भीख मांगू? इतना कहकर उसने दीवार पर जोर से मुक्का मारा, जिससे दीवार का प्लास्टर टूटकर जमीन पर गिर गया। जैकी ने आगे एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि उसके पास कोई और बेहतर तरीका नहीं था। जसवंत ने अपना फोन उठाया और ध्रुव को कॉल लगाया। उसने जल्दी से दोबारा रीडायल किया और 2 बीप के बाद फोन कट गया। जसवंत ने फिर से अपना फोन उठाया और वही नंबर डायल किया। लगभग 20 कॉलों के बाद भी ध्रुव से बात नहीं हो पाई। क्या करने जा रहा था ध्रुव? अभी जसवंत को और क्या देखना था? ध्रुव का अगला प्लान क्या था? जसवंत, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं नदी के किनारे रात का मजा ले रहा हूँ, इसलिए प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। अंत में ध्रुव ने जसवंत की कॉल का जवाब दिया। इतना कहने के बाद ध्रुव फोन रखने के लिए तैयार हो गया। रखता हूँ, अब मुझे और डिस्टर्ब मत करना। पर इस वक्त जसवंत की जान सूख रही थी। उसने तुरंत ही ध्रुव को रोकते हुए कहा, 1 मिनट रुको ध्रुव, फोन मत काटना। जसवंत से आज तक किसी ने इस अंदाज में बात नहीं की थी और उसका फोन काटने की हिम्मत तो कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं करते थे। जसवंत गुस्से से दहाड़ा, ध्रुव गिल, तुम इस लड़ाई को बहुत गंदे मोड़ पर ले आए हो। गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। अगर मैं इतना आर्रोगेंट ना होता तो मैं तुम्हारी चालों में नहीं फंसता। सच कहूं तो मैं अब दिल्ली से अपना कंट्रोल खो चुका हूं, लेकिन याद रखो, मैं गिल फैमिली का हिस्सा हूं और अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुमको गारंटी देता हूं कि फ्यूचर में तुम बहुत फायदे में रहोगे। जसवंत ने अपने पासे फेंकने शुरू कर दिए थे और ध्रुव की चुप्पी देखकर उसने ध्रुव को समझाना शुरू किया। देखो ध्रुव, मैं समझ सकता हूं कि तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो। इसके लिए मैं तुम्हें गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए गुस्सा था। दैट्स ओके। लेकिन अगर तुम मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे तो इसे इनडायरेक्टली गिल फैमिली के खिलाफ बगावत कहा जाएगा। ध्रुव ने उसकी बात पर ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ा हो। ध्रुव ने जवाब में पूछा, तो? ध्रुव का ये रवैया जसवंत को पसंद नहीं आया। कोई भी गिल फैमिली को ऐसे बेइज्जत नहीं कर सकता और इसमें तुम भी शामिल हो। ध्रुव, तुम खुद को जो भी समझते हो, तुम्हें मुझे जाने देना होगा।
मैं तुम्हारी हर शर्त मानने का वादा करता हूं। जसवंत ने शुरुआत तो काफी गुस्से में की थी, पर बाद में आकर ध्रुव की शर्तें मानने को तैयार हो गया था। पर वो बातें ऐसी कर रहा था जैसे ध्रुव के ऊपर एहसान कर रहा हो। उसे लग रहा था वो ध्रुव के सामने बहुत ज्यादा झुक गया है। पर उस दिन जसवंत ने जो किया उसे देखते हुए ध्रुव जसवंत को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। ध्रुव के घर पर आग लगाकर जसवंत ने अपने लिए एक फांसी का फंदा तैयार कर लिया था, जिस पर लटकने से पहले ध्रुव उसे और भी ज्यादा तड़पाने वाला था। ध्रुव ने जसवंत का मजाक बनाते हुए कहा, You are so stupid, जसवंत। आगे कुछ बोलने से पहले ही ध्रुव जसवंत को चिढ़ाते हुए जोर से हंसा, फिर आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? क्या तुम्हें लगता है कि जो घर तुमने जला दिया है उसे वापस बनाया जा सकता है? जसवंत को समझ में आ गया था कि भले ही ध्रुव हंस रहा हो, पर वो गुस्से में है, इसलिए बात को संभालते हुए बोला, उसके बदले मैं तुमको एक बंगला दे दूंगा। नहीं नहीं, 10 बंगले, और तुम देश में अपनी पसंद की कोई भी जगह चुन सकते हो। जवाब में ध्रुव ने उसी अंदाज में कहा, बदले में मैं तुम्हें एक ताबूत दे दूंगा और तुम जो भी रंग चाहो चुन सकते हो। ध्रुव के इस तरह कहने पर जसवंत ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। ध्रुव उसे जाने नहीं दे रहा था। गुस्से में जसवंत के मुंह से निकल गया, फाइन, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो चलो हम तब तक लड़ेंगे जब तक एक मर नहीं जाता। देखते हैं ये लड़ाई कहां जाकर खत्म होती है। ध्रुव ने जसवंत की धमकी का मजाक बनाते हुए कहा, मैं समझ सकता हूं तुम मरने की इतनी जल्दी में क्यों हो। मुझसे निपटना इतना आसान नहीं है, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है कि तुम मुझसे लड़ने के लिए क्वालिफाई करते भी हो या नहीं। ध्रुव की बातों पर जसवंत गुस्से से तिल मिलाता हुआ बोला, तो तुम वहीं रुको और देखो मैं क्या करता हूं। ध्रुव जसवंत को पूरा मौका देना चाहता था। साथ ही ध्रुव इस बात से भी हैरान था कि जसवंत अभी भी उससे लड़ना चाहता है। उस पूरी रात ध्रुव कहीं नहीं गया। वो वहीं बैठ जसवंत के आने का इंतजार कर रहा था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जसवंत आएगा, पर करीब आधे घंटे बाद जसवंत यमुना ब्रिज पर आता दिखाई दिया। उसके पीछे कारों का बेड़ा था। उसे देखकर ध्रुव ने मन ही मन कहा, विश्वास नहीं होता ये सच में यहाँ आ गया। जसवंत के पास ध्रुव को जीतने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जितना हैरान ध्रुव जसवंत को देखकर हो रहा था, उतना ही जसवंत भी था। उसको उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव अभी भी यहाँ बैठा उसका इंतजार कर रहा होगा। जसवंत ने ध्रुव को अचंभे में देखकर कहा, ध्रुव गिल, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। Either you're an utter idiot or what? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? जसवंत को देखकर ध्रुव ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, डर तुम्हारे जैसे चूहे से? और मुझे क्यों यहां से जाना चाहिए? मेरे आसपास बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं। अगर तुमने कुछ भी करने की हिम्मत की तो तुम इसका अंजाम जानते ही होगे। ध्रुव को किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी। ध्रुव की बात पर जसवंत ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये पुलिस वाले मुझे रोक सकेंगे? अगर नकुल को जेल में रखा जाएगा तो मैं उसे केवल 1 दिन में आजाद करा सकता हूं, और अगर मुझे किसी ने पकड़ लिया तो तुरंत ही मुझे रिहा कर देगा। ध्रुव गिल, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। जसवंत ने भले ही गिल फैमिली का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये सच था कि जसवंत सही कह रहा था। गिल फैमिली से निपटना आसान नहीं था। ये कल्पना करना भी कठिन था कि जसवंत कितना ताकतवर था। गिल फैमिली के बटलर ने उसे अपना लीडर चुना था, पर ध्रुव वास्तव में देखना चाहता था कि जसवंत आखिर क्या कर सकता है। उसने जसवंत को उकसाते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी फैमिली कितनी ताकतवर है जसवंत, पर मेरे पास इस देश के लोगों का सपोर्ट है। आज के बाद तुम मुझे हमेशा याद रखोगे, क्योंकि मैं अब तुम्हें उबरने नहीं दूंगा। ध्रुव देखना चाहता था कि जसवंत कितने लोगों को बुला सकता है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उसकी मदद के लिए आएंगे, उतने ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि ध्रुव कौन है, और उतने ज्यादा लोगों के बीच जसवंत अपनी इज्जत गंवा देगा। ध्रुव लोगों को बताना चाहता था कि उसके दुश्मनों को उसके सामने कैसे बिहेव करना चाहिए, कि ऐसा था मानो ध्रुव ने पूरी दुनिया पर अधिकार जमा लिया हो और हर चीज पर अंतिम फैसला उसी का हो। जसवंत
अभी तक ध्रुव की चाल समझ नहीं पाया था, ना ही उसने अभी तक ध्रुव को जानने की कोशिश नहीं की थी। उसने ध्रुव को धमकाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूं। तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते ध्रुव। मुझे डर इस बात का है कि अगर मैंने अपनी ताकत दिखाई तो कहीं डर से तुम मर ना जाओ। क्या जसवंत सच कह रहा था? क्या ध्रुव ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली थी? बस बहुत हुआ ध्रुव, तुम देखो मैं क्या कर सकता हूं। जसवंत अब उसे एक पल भी सहन नहीं कर सकता था। वो ध्रुव को दिखाना चाहता था कि वो कितना पावरफुल है। आज रात जो होने वाला था उसमें उन दोनों में से केवल एक ही शख्स जिंदा रहने वाला था। जसवंत किसी को फोन करने ही वाला था। दूर से एक गाड़ी की तेज हेडलाइट सीधे आकर उसकी आंखों से टकराई। हेडलाइट की रोशनी ने जसवंत को अंधा कर दिया था। जसवंत अपनी आंखों को अपने हाथों से ढकने की कोशिश कर रहा था। जसवंत के मुंह से गाली निकलने ही वाली थी, पर मुंह खुलने से पहले ही वो रुक गया। तब तक कार उसके ठीक सामने आकर रुक गई थी। भले ही रोशनी की चकाचौंध थी, पर जसवंत इस कार को अच्छे से जानता था। कार से एक शख्स बाहर आया जिसे जसवंत अच्छे से पहचानता था। ये ऐसे इंसान का चेहरा था जिसने जसवंत को हैरत में डाल दिया था। वो गिल फैमिली का बटलर था। जब ध्रुव ने बटलर को देखा तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराया। इसके उलट वो थोड़ा खुश दिख रहा था। ध्रुव ने जसवंत को देखकर कहा, क्या तुम इसे ही बुला रहे थे? लड़ाई शुरू हो चुकी थी, पर जो शख्स आया वो सिर्फ गिल फैमिली का एक बटलर था। जसवंत मन ही मन थोड़ा खुश था, लेकिन जसवंत को तुरंत पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। ध्रुव गिल फैमिली के बटलर को कैसे बुला सकता था? जसवंत तो अभी तक कॉल भी नहीं मिला पाया था, मतलब कि इस बटलर को ध्रुव ने बुलाया था। बटलर कार से निकलकर सीधा ध्रुव की तरफ चल दिया। उसने एक बार भी जसवंत की तरफ देखा तक नहीं। ध्रुव के सामने जाने के बाद वो बटलर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। ये देखकर जसवंत हैरान था कि एक बटलर जो आमतौर पर जसवंत के सामने एरोगेंट रहता था, ध्रुव के सामने घुटने टेक चुका था। पर क्यों? जसवंत के मन में कई सवाल उठ रहे थे और जवाब खुद उस बटलर ने दे दिया। मिस्टर गिल, मैं आज तक उलझन में था। मुझे पता नहीं था कि आप गिल फैमिली के वारिस हैं। आई एम सॉरी कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। आई एम लेट टू प्रोटेक्ट यू। अगर मेरे कारण आपको कोई भी परेशानी उठानी पड़ी हो तो आई होप आप मुझे माफ कर देंगे। बटलर की बात सुनकर जसवंत ने अपना माथा पीट लिया। क्या फैमिली का वारिस? क्या ध्रुव उस बटलर निहाल का इललेजिटिमेट बेटा तो नहीं था? जसवंत का दिमाग खराब हो चुका था। उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। गिल फैमिली का वारिस? जसवंत को इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन वो इतना अच्छी तरह से जानता था कि गिल फैमिली का वारिस नेशनल ट्रेजर से भी ज्यादा वैल्यूएबल और कैलिफोर्नियम से भी ज्यादा दुर्लभ है। हैरानी की बात यह थी कि वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंसान ध्रुव था, पर ध्रुव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बटलर को कोई जवाब भी नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बटलर की भी परवाह नहीं थी। जब बटलर ने देखा कि ध्रुव ने उसे नजरअंदाज कर दिया है तो वो पीछे मुड़ा और जसवंत की ओर घूर कर पूछा, क्या तुम मिस्टर गिल से भिड़ना चाहते थे? जसवंत ने कुछ नहीं कहा। क्या उसमें इतनी हिम्मत है? उसमें ही नहीं, कई देशों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि गिल फैमिली के वारिस को नाराज करें। जसवंत और क्या कह सकता था? जसवंत चुपचाप ध्रुव को देखता रहा और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। अचानक से वो ठहाका मारकर जोर से हंस पड़ा। हंसते समय जसवंत की आंखों में कोई इमोशन नहीं था। उसका दिमाग खराब हो चुका था। वो ध्रुव से हार मान चुका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके और ध्रुव के बीच इतना बड़ा अंतर था। ये बराबर की लड़ाई नहीं थी, क्योंकि ध्रुव अगर गिल फैमिली का वारिस था तो दिल्ली जैसी गंदी जगह पर क्यों रह रहा था? जब वो फैमिली का वारिस था तो उसने ऐसा क्यों किया? वो फैमिली का वारिस था तो इतनी रात को ये सब करने का क्या मतलब? अगर ध्रुव अपनी पहचान बता भर देता तो सभी लोग तुरंत उसके सामने घुटने टेक देते। जसवंत ने बात करना बंद कर दिया और यमुना ब्रिज पर आगे पीछे चलने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग खराब हो चुका है और वो एमलेस इधर उधर भटकने लगा। उसकी हंसी देखकर उसके आसपास खड़े लोग भी डर रहे थे। जसवंत पागल हो चुका था। ध्रुव ने देखा कि सब कुछ सेटल हो गया है।
तो वो जाने के लिए तैयार था। ये देखकर कि ध्रुव जाने वाला था, बटलर तेजी से आगे बढ़ा। मिस्टर गिल, ये वास्तव में एक गलत फहमी थी। मैं आपके सम्मान में एक डिनर रखना चाहता हूँ। आई होप आप मेरे लिए कोई ग्रज नहीं रखेंगे। भविष्य में यदि दिल्ली में जब भी आपको जरूरत हो तो आप मुझे बताइए। बटलर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, पर ध्रुव ने उसे सीधी आंख से देखा तक नहीं और चला गया। जब ध्रुव चला गया तो बटलर ने निहाल को समझाया। निहाल, जो हुआ वो एक गलत फहमी थी। गलती तुम्हारी थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ मिस्टर गिल को ढूंढने आए हो? मैंने सोचा कि तुम मेरे एरिया में मेरे लिए परेशानी पैदा करने आए हो। निहाल, तुम मुझसे कहीं ज्यादा केपेबल, एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड हो। मुझे लगा तुम्हारे कारण कहीं मैं अपनी नौकरी न खो दूं। मुझे माफ कर दो। निहाल इस तरह की सिचुएशन से निपटने में माहिर था। वो जानता था कि गिल फैमिली में काम करने वाला शख्स आम इंसान नहीं होता है, इसलिए निहाल ऐसे मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना निहाल ने जवाब दिया, मुझे भी आज तक पता नहीं था कि ध्रुव गिल फैमिली का वारिस है। चलो छोड़ो, इसके बारे में बात ना करने में ही हम दोनों की भलाई है। पर वो दूसरा बटलर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। निहाल की बात खत्म होती ही उसने कहा, लेकिन हमें ध्रुव को कल रात के डिनर के लिए कैसे भी मनाना होगा निहाल। जवाब में निहाल ने बस इतना ही कहा, मैं उसे मनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये बातें ऐसी थी जैसे दो हाईली एक्सपीरियंस्ड बूढ़े एक दूसरे के साथ मेंटल चेस गेम खेल रहे हों। दो ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोग जिन्होंने जिंदगी में सभी तरह की परिस्थितियों का सामना किया हो। पर ध्रुव को इतनी परवाह नहीं थी। उसे बस इस बात की चिंता थी कि उसका घर चला गया था और उसकी मां परेशान थी। यमुना ब्रिज छोड़ने के बाद ध्रुव अपनी जीएमसी कार चलाते हुए घर जाने के लिए तैयार था। ध्रुव मन ही मन सोच रहा था कि आज रात चाहे माँ को पसंद आए ना आए, पर वो माँ को किसी महंगे 5 स्टार होटल में ले जाएगा। उसके पापा गिल फैमिली की विरासत पाने में सफल हो रहे थे, इसलिए उसकी माँ आने वाले दिनों में रानी की तरह जिंदगी जीने वाली थी। अभी वो कुछ आगे बढ़ा ही था कि अचानक ध्रुव का फोन बज उठा। उसकी कार में लगा ब्लूटूथ सिस्टम ऑटोमेटिकली फोन का जवाब दे सकता था, पर नाम देखकर ध्रुव हैरान था। ध्रुव ने मन ही मन कहा, ये इतने सालों बाद आज मुझे क्यों कॉल कर रही है? इसने मेरा पूरा बचपन बर्बाद कर दिया था। आज इसे क्या हो गया है? कौन कॉल कर रहा था ध्रुव को?